गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में देखे थे कि प्राकृतिक संपदा अध्याय में हम लोग जैव रासायनिक चक्र के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम जलीय चक्र और नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी पढ़े थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन चक्र। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन चक्र। तो कार्बन चक्र में हम देख रहे हैं कि पृथ्वी पर कार्बन जो है बहुत सारी अवस्थाओं में पाई जाती है, जबकि अपना ये मूल रूप में यानी कि कार्बन तत्व के रूप में ये हीरा और ग्राफाइट के रूप में पृथ्वी में पाई जाती है। इसके अलावा विभिन्न यौगिकों के रूप में भी ये हमारे आसपास मौजूद है, जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, विभिन्न खनिज के रूप में वहाँ कार्बोनेट के फॉर्म में ये मौजूद है। इसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी ये पाया जाता है, जबकि जीव रूप कार्बन आधारित अणुओं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक एसिड या विटामिन, ये सब में भी हम देख रहे हैं ये कार्बन आधारित होते हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के या सारे जंतुओं के शरीर के बाहरी और भीतरी जो भी संरचना है, चाहे वो कंकाल हो या उत्तक हो, वो कार्बोनेट लवणों से वो बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो रहा है सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में और उसमें क्लोरोफिल के सहारे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है उस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो हमारे यहाँ शर्करा या ग्लूकोज बना रहा है, जो पूरे जीव जगत का खाना का या आहार का आधार बन रहा है। तो इस तरह से हमारे आसपास में कार्बन जीवन के विभिन्न हिस्सों में मौजूद है और कार्बन के बिना जीवन जो है वो संभव नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वायुमंडल या जल में घुले हुए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण के तरह ग्लूकोज के अणुओं में बदल जाते हैं और बाद में ये ग्लूकोज के अणुएं जोड़ जोड़ के अलग अलग तरह का हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन कार्बन का यौगिक के रूप में हम देख पाते हैं। तो आओ बच्चों, हम लोग अब देखते हैं थोड़ा कार्बन चक्र को। जैसे कि यहाँ हम चित्र में देख पा रहे हैं कि कार्बन चक्र कैसा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उपस्थित है, यानी कि कार्बन का सबसे बड़ा भंडारण जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कहाँ पे मौजूद है, वो वायुमंडल में मौजूद है। तो ये वायुमंडल से ये कार्बन जो है वो आ रहा है कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक जो पादपों के पास है, या हम प्रकाश संश्लेषण मान लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप में यह कार्बनिक यौगिक के रूप में है, जिसमें मूलतः है ग्लूकोज, स्टार्च, इस तरह का। इसके बाद ये जो कार्बनिक यौगिक है ये जंतुओं में जा रहा है, वहाँ भी वो कार्बनिक यौगिक के रूप में जा रहा है। जैसे अगर स्टार्च है तो वो ग्लाइकोजन बन रहा है। और साथ में ये जो पादप है ये ज़मीन के नीचे अगर दब जाते हैं और करोड़ों साल बाद ये धीरे धीरे ऊपर के दबाव के कारण हो और तापमात्रा के कारण हो, ये परिवर्तित हो जाते हैं जीवाश्म में और इस तरह से जीवाश्म ईंधन ये बनाते हैं। तो एक कोयला और पेट्रोलियम दोनों रूप में ये जो पादप में कार्बनिक यौगिक है, अगर ये पादप जमीन के नीचे दब गया तो वो कोयला या पेट्रोलियम में बदल रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये वायुमंडल में जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी में भी घुले हुए हैं कार्बोनेट के रूप में। और ये कार्बोनेट जो है कुछ हद तक ये चूना पत्थर में भी परिवर्तित होता है और चूना पत्थर में भी ये कैद रहता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि पेट्रोलियम या कोयला जो है वो भी क्या हो रहा है, जब जल रहा है या उसका हम दहन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस हमारे वायुमंडल में चला जा रहा है। इसके अलावा
पादप और जंतु दोनों जब श्वसन कर रहे हैं यानी कि सांस छोड़ रहे हैं, उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ रहे हैं, यानी वापस जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। यौगिक कार्बनिक यौगिक जो जंतुओं में है वो कुछ हद तक सल्की या अकार्बनिक कार्बोनेट के फॉर्म में भी वो वहाँ पे संचित रह जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जीवित प्राणियों की ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है और श्वसन के द्वारा इस ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में या जल में तोड़ दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। और इसी ऑक्सीजन के सहारे जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, उसे हम लोग देख रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जा रही है। दहन का काम हम लोग कब करते हैं? जब हम खाना बनाते हैं, हम कोई भी वाहन चलाते हैं जिसमें हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय भी ये दहन प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में वापस जा रही है। साथ में औद्योगिक क्रांति के चलते ऐसा बहुत सारा परिस्थिति है जहां हम देखते हैं उद्योग से, फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वायुमंडल में वहाँ जा रहा है, उसका परिमाण वो बढ़ रहा है। तो अगर हम मानव सभ्यता का बात करते हैं कि जब मानव सभ्यता शुरू हुई उससे लेके आज के दौर तक हम देखते हैं कि हमारे इंसानी और जीव जगत के अलग अलग घटनाओं के चलते ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो दोगुनी हो गई है, यानी कि ये 2 गुना हो गया है। जो उसका शुरू में जितना मात्रा था उसका वो 2 गुना हो गया है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं द्वारा पुनर्चक्रण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का बात जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो वातावरण में चेंज आ रहे हैं, वातावरण में जो परिवर्तन आ रहा है, जो जिसके बारे में वैश्विक सम्मेलन भी हो रहे हैं, जो हमारी चिंता के कारण बने हुए हैं, तो उसमें एक प्रधान जो घटना है वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वातावरण में किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि शीशा एक ऐसा माध्यम होता है जो बाहर से ऊष्मा को उसके अंदर आने देता है, लेकिन अंदर से ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। इस तरह से शीशा से बना हुआ कोई भी जगह है तो उस जगह के अंदर का तापमान जो है वो ज़्यादा होता है बाहर के मुकाबले। तो ऐसा जो ग्रीन हाउस है ये ठंडे इलाके में, पहाड़ी इलाके में पेड़ पौधे लगाने के लिए या पेड़ पौधे को जल्दी उगाने के लिए ऐसे घर बनाए जाते हैं जो शीशे के होते हैं। तो ऐसे में उन लोगों को कहा जाता था ग्रीन हाउस। लेकिन हमने देखा कि शीशा में जो गुण है ताप को रोक के रखने का, वही गुण जो है वो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसों के पास है। यानी कि ये सूर्य से ऊष्मा को पृथ्वी के सतह तक आने देता है, लेकिन पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के तरफ से ऊष्मा को वो बाहर वापस नहीं जाने देता है, कैद कर लेता है। इसके चलते क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडलीय जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव जो है वो हमारे जो भी हिमखंड है, ग्लेशियर्स में है या मेरू इलाके में जहाँ पोलर रीजन है वहाँ पे जितने भी ग्लेशियर्स है या बर्फ़ है वो सब पिघलने लग रहा है। और सारी बर्फ़ अगर पिघल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाएगा। जितने तटीय शहर है या देश है उसके ऊपर ये बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो हम देखते हैं कि आजकल हमको दिखाई दे रहा है चेन्नई में बाढ़ आ रहा है, मुंबई में बाढ़ आ रहा है, या अलग अलग देशों में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वातावरण में चेंज आ रहा है और साथ में जल स्तर उठने से जल का निकासी इस तरह के तटीय शहर से होना काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इस तरह से वायुमंडल में जो गैस है
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मूलतः कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा मीथेन, ओजोन, ये गैस भी हैं। ऐसे गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भागीदारी सबसे ज़्यादा है। तो इस ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न होना, उसको हमें कंट्रोल करना होगा, उसमें रोकथाम करना होगा। तो वायुमंडल में विद्यमान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल की ऊष्मा की वृद्धि का कारण है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह रहे हैं या वैश्विक उष्मीकरण भी कह रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र हमारे प्रकृति में विद्यमान है। और साथ में हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ने से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है उसके बारे में भी हमने देखा। बच्चों, अब हम लोग जो अगला चक्र देखेंगे, जैव रासायनिक चक्र देखेंगे, वो है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र भी उसी तरह से जैसे कि और भी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का जो चक्राकार में उसका जो भंडारण है, उसका भंडारण का जो मात्रा है वो संतुलित रहता है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन भी उसी तरह से इस जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से उसका भंडारण जो है वो संतुलित रहता है। हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल गैसों का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है वो 21% है। तो इसका मूल मात्रा जो है वो ऑक्सीजन यानी कि O2 के फॉर्म में ये मौजूद रहता है। इसके अलावा ये विभिन्न यौगिकों के रूप में पृथ्वी पटल पे, जल में या वायु में मौजूद है। जैसे अभी अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का बात किए, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। तो इस तरह से पृथ्वी के पटल में बहुत सारे धातु, सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में, धातुओं के ऑक्साइड के रूप में, खनिज के रूप में ये ऑक्सीजन, कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, इस तरह से खनिजों में हमें ऑक्सीजन मिलता है अलग अलग यौगिक के रूप में। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड देखते हैं या वसा या लिपिड देखते हैं। ये सब के सब जो भी इसका रासायनिक संरचना है, इसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में तो मूल रूप में है, और इसके अलावा वायुमंडल, जल और पृथ्वी के पटल पे सभी जगह में ये अलग अलग यौगिकों के रूप में मौजूद है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो O2 के रूप में वायुमंडल में भंडार है, उसका सबसे ज़्यादा 21%। ये हम देख रहे हैं कि श्वसन के माध्यम से, यानी कि जंतु और पादप दोनों जब श्वसन कर रहे, सांस ले रहे हैं, तो उस ऑक्सीजन का खपत हो रहा है। और जब वो सांस छोड़ रहे हैं उस समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में CO2 और H2O के रूप में वो छोड़ रहे हैं, और जो इस्तेमाल हो रहा है फिर से पादपों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्बनिक अणु बन रहा है C6H12O6, जिसमें ऑक्सीजन है, और साथ में प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है या वो निकल रहा है। तो ऑक्सीजन का खपत दो तरीके से हम देख रहे हैं कि श्वसन के माध्यम से भी हो रहा है, दहन के माध्यम से भी हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का उत्पादन सिर्फ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हो रहा है।